बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो फाइनल अकाउंट बेसिक वन है। फाइनल अकाउंट बेसिकली अकाउंटिंग साइकिल का सबसे लास्ट पार्ट है, जिसमें हम दो स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। जिसमें से पहली स्टेटमेंट जो है वो इनकम स्टेटमेंट, या उसे हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं। और दूसरी स्टेटमेंट जो है वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसे हम बैलेंस शीट भी कहते हैं। इन दोनों स्टेटमेंट्स के बनाने का मकसद जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में जानना है, और एसेट और लायबिलिटीज के स्टेटस को एक पर्टिकुलर डेट पे मालूम करना है। अपनी इनकम स्टेटमेंट या अपनी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम ये जान सकें कि बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है, और उसके बाद बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो है किस तरह बनाई जाती है। ठीक है, और इनका मकसद क्या होता है। सिंपली अब अभी आप ये याद रखेंगे कि इनकम स्टेटमेंट या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का मकसद प्रॉफिट एंड लॉस को जानना है कि बिजनेस को है कि प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। दूसरा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसे हम बैलेंस शीट भी कहते हैं, उसका बनाने का मकसद ये होता है कि हम एक खास डेट पे, एक पर्टिकुलर डेट पे अपने बिजनेस की माली हालत को जान रहे होते हैं, अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को देख रहे होते हैं। यानी कि सादा अल्फाज में हम ये देखना चाह रहे होते हैं कि हमारे बिजनेस के पास कितने एसेट्स हैं, हमारे बिजनेस के पास कितनी, हमारे बिजनेस के ऊपर कितनी वाजिबुल अदा रकूम है। ठीक है, कितनी लाइबिलिटीज हैं, यानी कि एसेट्स और लाइबिलिटीज का स्टेटस हम बैलेंस शीट के जरिए से जानते हैं। दूसरे अल्फाज में हम बिजनेस की माली हालत को देख रहे होते हैं एक खास डेट। ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो उसको हम बैलेंस शीट कहते हैं या फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। डेफिनेशन वही है कि हमने जैसे पिछले चैप्टर्स में ट्रांजैक्शन को सबसे पहले हमने पढ़ा। ठीक है, उनको हमने रिकॉर्ड किया, अपने बुक्स में जर्नल बनाया। जर्नल के बाद हमने ट्रांजैक्शन को पोस्ट कर दिया लेजर्स में, लेजर प्रिपेयर किया, और फिर अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हमने ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर किया। अब हम जो है वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट को बनाएंगे और बैलेंस शीट को प्रिपेयर करेंगे। तो इस तरह से हमारा अकाउंटिंग साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, ये आपस में एक जैसे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं यानी कि चीज़ों को बेचने की जो कॉस्ट है वो। ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इनकम स्टेटमेंट कहते हैं इनकम, प्रॉफिट या लॉस को जानने के लिए। कॉस्ट अकाउंटिंग आप में से अगर किसी ने पढ़ी है तो उसमें उन्होंने सीजीएस के बारे में आप लोगों ने लाजमी तौर पर पढ़ा होगा कि जब हम किसी फैक्ट्री के अंदर चीज़ों को बना रहे होते हैं, ठीक है, तो जारी बात है फैक्ट्री में मटेरियल भी लगता है, लेबर भी लगती है। ठीक है, एफ वैसे यानी कि फैक्ट्री ओवरहेड भी रखते हैं, यानी कि बिजली पानी का खर्चा, यूटिलिटीज एक्सपेंसेस हैं, कुछ मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, वो सारे एक्सपेंस लग के फिर आपकी जो है प्रोडक्ट की कॉस्ट तय होती है कि आपने प्रोडक्ट कितने में बेचनी है। एक फैक्ट्री में बनने वाली जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी सारे डिपार्टमेंट से गुजर के फिर फाइनल डिपार्टमेंट में आती है, फिनिश प्रोडक्ट जब वो तैयार होती हैं, तो उस पर हर डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ कॉस्ट लगी होती है। ठीक है, वो सारी की सारी कॉस्ट मिला के फिर हम देखते हैं कि इस प्रोडक्ट के ऊपर जो है, इस यूनिट के ऊपर कितनी कॉस्ट है, फिर हम उसकी प्राइस तय कर रहे होते हैं। तो इस तरह से हम एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते होते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग में उसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम उसको ट्रेडिंग अकाउंट में प्रिपेयर कर रहे होते हैं। मकसद वो बिहाइंड लॉजिक वही है। ठीक है, यानी कि चीज़ को बनाने में, ठीक है, और गोदाम तक, सेलिंग पॉइंट तक लाने में जितना खर्चा हो गया वो सारा का सारा आपने ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना है। और सबसे पहले यहाँ पे ना आप दो चीज़ें समझ लें। ठीक है, कि दो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट्स हैं। ठीक है, वो पॉइंट्स कौन से हैं। एक, फैक्ट्री में चीज़ें बन रही हैं आपकी। ठीक है, फैक्ट्री में चीज़ें बनने, फॉर एग्जांपल फैक्ट्री आपकी है जी लाहौर में। ठीक है, और आप जो है वो खुद इस्लामाबाद में है, आपके जो आउटलेट्स हैं, जो शॉप्स हैं वो इस्लामाबाद में, या गोदाम आपके इस्लामाबाद में। ठीक है, मेरी बात तवज्जो से सुननी है। फैक्ट्री आपकी लाहौर में है और इस्लामाबाद में आपकी आउटलेट्स हैं, आपके शोरूम्स हैं। ठीक है, आपकी शॉप्स हैं जहाँ पे आप चीज़ को सेल करती हैं, आपके गोदाम है जहाँ से आप माल उठवाते हैं। इस्लामाबाद जो है वो आपका सेलिंग पॉइंट है। सेलिंग पॉइंट इज दैट पॉइंट वेयर यू सोल्ड गुड्स टू पीपल। ठीक है,
फ्रॉम वेयर, जहां से आप चीजें लोगों को सेल करती हैं, सेल करने के लिए भिजवाते हैं, डिलीवर करते हैं, उसको सेलिंग पॉइंट कहते हैं। तो प्रोडक्शन यूनिट से लेके, फैक्ट्री से लेके सेलिंग पॉइंट तक जितने भी खर्चे हो जाएंगे वो सारे के सारे ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे। ठीक है जी। प्रोडक्शन यूनिट से लेके, फैक्ट्री से लेके, ठीक है, फैक्ट्री में चीजें बन रही हैं उनके ऊपर जो खर्चा आ रहा है, ठीक है, या आपने कहीं से चीजें मंगवाई हैं, अगर आप बना नहीं रहे, खुद नहीं बना रहे, जरूरी तो नहीं होता कि हम मैन्युफैक्चरर ही हो। अगर आप एक ट्रेडर है, ठीक है, तो ट्रेडर भी तो फाइनल अकाउंट्स बनाते ही हैं। अगर हम ट्रेडर की बात करें तो ट्रेडर तो चीजें मंगवाता है पीछे से, वो बनाता नहीं है। तो जहाँ से उसने चीजें मंगवाई हैं वहां पे उसके ऊपर जितना खर्चा लग गया फैक्ट्री वगैरह में, ठीक है, वो सारा खर्चा मिला के चीज़ों का फैक्ट्री से सेलिंग पॉइंट तक आना, गोदाम में आना, यानी कि लाहौर से इस्लामाबाद तक, जो आप इस्लामाबाद में गोदाम है ना आपका, लाहौर फैक्ट्री से माल उठ के इस्लामाबाद गोदाम तक जो आया, जो किराया लगा, ठीक है, और लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा, वो सारे के सारे आपके जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनको हम डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। ठीक है, फैक्ट्री से लेके सेलिंग पॉइंट तक जितने भी खर्चे हैं वो सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। अच्छा, अब फैक्ट्री के बाद, फैक्ट्री में चीजें, फैक्ट्री वो आपके गोदाम तक चीजें पहुंच गई फैक्ट्री से, ठीक है, अब गोदामों से चीजें आपने आगे डिलीवर करनी कस्टमर को। अब आपकी चीज सेलिंग पॉइंट तक पहुंच गई है, अब आपकी चीज शॉप तक पहुंच गई है, अब आपकी चीज है आपके शोरूम में आ गई है, ठीक है। अब यहाँ से जितने खर्चे, यहाँ से एक थ्रेशोल्ड, अब एक दीवार लगा दे, ठीक है, यहाँ से आगे जितने खर्चे लगेंगे, ठीक है, जितने खर्चे होंगे, प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, को सेल का स्टाफ रख रहे हैं, को एडमिनिस्ट्रेशन, आपने कोई शोरूम बनाया हुआ है तो वहाँ शोरूम का जो खर्चा, या ऑफिस बनाया उसका खर्चा, जो बिजली पानी का, ठीक है, या फिर स्टाफ रखा हुआ आपने, ठीक है, या रेंट का उसका खर्चा है, या एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं आपने, मार्केटिंग का खर्चा हो रहा है, या प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं, डिलीवरी एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। तो ये जितने खर्चे सेलिंग पॉइंट के बाद होते हैं ना, इनको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। ठीक है, एक डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं और एक हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। ठीक है, अब ट्रेडिंग अकाउंट में हमने क्या शो करना होता है, ठीक है, हमने ट्रेडिंग अकाउंट में हमने अपने एक्सपेंसेस लिखने होते हैं, डायरेक्ट लिखने होते हैं। ठीक है, और ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का मकसद क्या होता है कि इसमें दो चीजें आती हैं, आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं और डायरेक्ट इनकम्स आते हैं। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम्स। डायरेक्ट एक्सपेंस का मैंने आपको समझा दिया और इनडायरेक्ट एक्सपेंस का भी समझा दिया, फिर रिपीट कर देता हूँ कि फैक्ट्री से लेके सेलिंग पॉइंट तक जितने एक्सपेंस हैं वो सारे डायरेक्ट हैं। सेलिंग पॉइंट से लेके कस्टमर तक, कंज्यूमर तक जितने खर्चे लगेंगे प्रोडक्ट भिजवाने में, ठीक है, या उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं सेल हो जाए हमारी, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, ठीक है, वो सारे खर्चे आपके इनडायरेक्ट में जाएंगे। इसी तरह से हमारे इनडायरेक्ट इनकम्स और डायरेक्ट इनकम्स भी होती है। ठीक है, जिस तरह से डायरेक्ट एक्सपेंस है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ना, इस तरह से हमारे डायरेक्ट इनकम्स और इनडायरेक्ट इनकम्स भी होती हैं। अब डायरेक्ट इनकम क्या होती है, सवाल ये है। डायरेक्ट इनकम वो होती है कि जो डायरेक्टली हमें बिजनेस से रेवेन्यू मिल रहा है ना, वो हमारी डायरेक्ट इनकम। जैसे कि बिजनेस का जो डायरेक्ट और मेन रेवेन्यू है वो क्या है, सेल्स है। सेल से जो हमें पैसा आ रहा है, ठीक है, डायरेक्टली जो बिजनेस एक्टिविटीज से हमें पैसा रिसीव हो रहा है, ठीक है, रेवेन्यू मिल रहा है, वो हमारी डायरेक्ट इनकम है। और जो अदर देन बिजनेस एक्टिविटीज से हमें जो पैसा आ रहा है, ठीक है, वो हमारी इनडायरेक्ट इनकम है। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस का जो मेन रेवेन्यू है वो सेल्स है, सेल्स करके बिजनेस को पैसा मिलता है, सेल्स बिजनेस की डायरेक्ट इनकम है। डायरेक्टली मतलब उसी उसी के लिए हम सारा का सारा कुछ कर रहे होते हैं, जितनी परेशानियां मोल ले रहे हैं वो चीजों को सेल करने के लिए ले रहे होते हैं, वो डायरेक्ट इनकम आप। तो व्हाट इज इनडायरेक्ट इनकम? इनडायरेक्ट इनकम क्या होती है कि आप अदर देन सेल्स, जो एक्टिविटीज आपकी, जो अदर देन बिजनेस एक्टिविटीज है थोड़ी बहुत, वो क्या हो सकती है, आपने कहीं से कमीशन रिसीव कर लिया, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की, कहीं से इंटरेस्ट रिसीव कर लिया, आपने कहीं शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की, वहां से डिविडेंड रिसीव कर लिया, आपने कोई अपना ऑफिस किसी को रेंट पे दिया हुआ तो वहां से रेंट रिसीव कर लिया, आपने किसी से डिस्काउंट रिसीव कर लिया। तो अदर देन सेल ये जितनी रिसीविंग्स हैं ये सारी की सारी आपकी इनडायरेक्ट इनकम्स में शुमार होंगी। तो दो चीजें हमारे पास आ गई हैं, डायरेक्ट इनकम जो डायरेक्टली बिजनेस एक्टिविटीज से हो रही है, जो मेन हमारा रेवेन्यू है, सेल्स, वो हमारी डायरेक्ट इनकम है। अदर देन सेल्स जो हमें रिसीविंग्स हो रही हैं, कमीशन, रेंट, डिस्काउंट, ठीक है, और इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड रिसीविंग होगी, ये सारी की सारी हमारी इनडायरेक्ट इनकम में आएंगी। ठीक है,
ये हमारे पास चार कॉन्सेप्ट हैं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाने से पहले ये चार कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। अच्छा, ट्रेडिंग अकाउंट बेसिकली होता क्या है, इसकी डिफाइन कर लेते हैं। द ट्रेडिंग अकाउंट शोज द रिजल्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट हमें चीज़ों की बाइंग एंड सेलिंग का रिजल्ट शो करता है। ठीक है, हमने चीज़ को बाय किया, ठीक है, उसको भी हमने बनी कि हमने चीज़ें परचेज की हैं, वो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखी जाएंगी, और जो हमने सेल की हैं वो भी ट्रेडिंग अकाउंट में लिखी जाएंगी। ठीक है, अब ट्रेडिंग अकाउंट से बेसिकली हम क्या मैयर कर रहे होते हैं, हम ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस मैयर कर रहे होते हैं। या तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा या हमें लॉस हो जाएगा। ये इसमें सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ दो चीजें आती हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम, जिनको हम पहले डिफाइन कर चुके हैं। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो जिनका डायरेक्टली प्रोडक्शन एक्टिविटी से ताल्लुक है। ठीक है, डायरेक्ट इनकम कौन सी है, जो सिर्फ आपकी सेल्स है, बिजनेस में आपका मेन जो रेवेन्यू है वही आपकी डायरेक्ट इनकम है, जिसको हम सेल्स कहते हैं। ठीक है, तो जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम्स का मुवाजना करके जो हम अकाउंट बना रहे होते हैं उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। और इसका मकसद क्या होता है, हम इसके जरिए से ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जानना चाह रहे होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट है ना, इसकी दो साइड्स होती है, एक डेबिट साइड है, एक आपकी क्रेडिट साइड है। ठीक है, डेबिट साइड में हमने क्या लिखना है, जो स्टॉक ओपनिंग आपका स्टॉक है, ठीक है, स्टॉक ऑन हैंड ओपनिंग जो आपका स्टॉक, वो जो पहले से माल पड़ा वो, और जो आपने नेट मजीद जो माल खरीदा, परचेजेस की, वो आ जाएगा। और अगर रिटर्न्स हैं तो उसमें से लेस कर दी जाएंगी। इसके अलावा तमाम जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना, जैसे कि फ्रेट है, ड्यूटी है, वो मतलब कस्टम ड्यूटी है, डिफरेंट किस्म की ड्यूटीज होती है ना, जब आप माल मंगवा रहे होते हैं किसी और मुल्क से बहरी जहाज के जरिए, तो ड्यूटीज आपको पे करनी पड़ती हैं। कैरेज इनवर्ड है, याद रखें जिन एक्सपेंसेस के साथ इनवर्ड का वर्ड लिखा होगा ना वो डायरेक्ट ही होंगे। ठीक है, क्लियरिंग चार्जेस हैं, पोर्ट पे आपने माल क्लियर करवाया। ठीक है, जब आप किसी बाहर के मुल्क से माल मंगवाते हैं तो पोर्ट पे आपको माल क्लियर करवाना पड़ता है। जब तक आप क्लियरेंस के चार्जेस नहीं अदा करते, पोर्ट वाले आपको माल जो है मुल्क में नहीं लाने देते। ठीक है, वो पोर्ट पे पड़ा रहता है। तो इस तरह से और भी बहुत सारे एक्सपेंस अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। क्रेडिट साइड पे आपकी क्या चीज़ें आती है, नेट सेल्स आती है और आपका क्लोजिंग स्टॉक आ जाता है। ये दो चीज़ें आपकी क्रेडिट साइड पे आती है। ठीक है, इसके अलावा अगर क्रेडिट सेल में आपको लेस हो रही है, मतलब कि रिटर्न हैं, तो भी एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, ये स्टूडेंट्स आपके सामने एक स्पेसिमन है ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर द ईयर एंडेड। फॉर द ईयर एंडेड से मुराद क्या होता है, फॉर द ईयर एंडेड एंडिंग 2007, इससे मुराद क्या होता है, ये पूरे साल का स्टेटस है। जब आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है तो आपने ऊपर लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड, आपका जो महीना है वो भी लिखें, साल भी लिखें। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, फॉर द ईयर एंडिंग से मुराद होता है कि ये पूरे साल का स्टेटस है। ठीक है, पूरे साल में जितने खर्चे हुए, जितनी इनकम हुई, सारों का स्टेटस यहाँ पे आ जाएगा। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक है, जो माल आपका पहले पड़ा हुआ आपके पास। ठीक है, पिछले साल से जो बचा हुआ माल है, अगर तो पिछले साल माल जो आपका बच गया है वो खराब नहीं हुआ, इस्तेमाल के काबिल है, तो वो अगले साल ओपनिंग आ जाएगा। जैसे कि आपने क्वेश्चन पूछा था कि अगर को माल बच गया है तो वो खराब हो गया, तो खराब हो गया माल तो फिर आप उसको जो है वो कबाड़ियों को या फिर स्क्रैप में बेच सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वो माल इस्तेमाल के काबिल है तो फिर वो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग इन्वेंट्री बन जाती है। ठीक है, फिर सारी बात है, आपने मजीद चीज़ें खरीदनी होती है, बेचनी होती हैं। ठीक है, आपने परचेजेस की हैं, चीज़ें आपने मजीद खरीदी हैं। ठीक है, वो भी आ जाएंगी इसमें। और अगर आपकी कोई रिटर्न्स हैं, ठीक है, आपने कुछ चीज़ें वापस कर दी हैं सप्लायर को, ये उसने जो है ना डिफरेंट वर्ड्स लिखे हैं। परचेज रिटर्न का वर्ड है, रिटर्न इन आउटवर्ड का वर्ड आ सकता है क्वेश्चन में, रिटर्न टू क्रेडिटर्स और सप्लायर्स का वर्ड आ सकता है। ठीक है, प्राइवेट परचेज का वर्ड आ सकता है। ये सारे के सारे आपके लेस हो जाएंगे इसमें से। ठीक है, ये गुड्स टेकन अवे बाय द प्रोप्राइटर। बाज़ अवत ऐसा हो सकता है ना, अब यहाँ पे हमने जो परचेजेस लिखनी ना वो सिर्फ बिजनेस की परचेज लिखनी। ठीक है, लेकिन जैसे यहाँ पे लिखा है कि मालिक ने अगर प्राइवेट परचेज की, तो प्राइवेट परचेज है, बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है। ठीक है, ये बेसिकली आपकी एक्सपेंस साइड है, ये आपकी इनकम साइड। ठीक है, इस ये बेसिकली हम बना इसलिए रहे हैं कि इनकम्स में से खर्चे निकाल दें तो हमें पता लग जाए कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। ये दो लफ्जी बात है इसके अंदर। ठीक है, हम अपनी आमदनियों का अपने खर्चों के साथ मुवाजना कर रहे हैं, हम अपनी आमदनियों का अपने खर्चों के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, ताकि हम इस रिजल्ट पे पहुंच सकें कि आया कि हमारी आमदनियां ज़्यादा हैं या हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं। जारी बात है कि हम अगर हमारी इनकम ज़्यादा होंगी, आमदनियां ज़्यादा होंगी, तो हमें प्रॉफिट होगा।
अगर हमारी आमदनियां कम होगी, एक्सपेंसेस खर्चे ज्यादा होंगे तो हमें लॉस हो जाएगा। ये बस हमने निकालना है इसके अंदर, ठीक है। अब इस साइड पे कौन सी चीजें एक्सपेंसेस में आ सकती हैं, कौन सी चीजें इनकम साइड पे आ सकती हैं, इनको हम स्टडी कर रहे हैं। तो परचेजेस में सिर्फ बिजनेस की परचेज आएगी, ठीक है। अगर कोई रिटर्न हुई है, वापस की है आपने अपने सप्लायर को, तो वो माइनस कर देंगे। और इसके अलावा अगर कोई आपने, आपका मालिक अपने प्राइवेट यूज के लिए खरीद के लाया था, वो भी माइनस कर देंगे। या अगर कोई मालिक बिजनेस से निकाल के चीजें ले गया, ड्राइंग्स होगी या गुड्स की, ठीक है, तो वो भी माइनस कर दी जाएंगी। बहरहाल यहाँ पे सिर्फ बिजनेस के हवाले से परचेज आएंगी, मालिक की परचेजेस को निकाल दिया जाएगा इसमें से, ठीक है। नेट बिजनेस की परचेज हमने यहाँ पे लिखी है, ठीक है। उसके बाद कैरेज है, कैरेज इनवर्ड है, कैरेज उसके बाद परचेज के ऊपर जो चीजें खरीदते वक्त और जो उसको सेलिंग पॉइंट पे लाते वक्त जो आपका किराया लग जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने माल मंगवाया जी, साउथ अफ्रीका से माल मंगवाया, ठीक है। साउथ अफ्रीका से माल मंगवाते, साउथ अफ्रीका जिस फैक्ट्री में माल बना है वहाँ पे कितने खर्चे हुए, फिर बैरी जहाज में माल आया, जो फ्रेट लगा वहाँ पे, ठीक है, किराया वगैरह, उसका इंश्योरेंस का खर्चा आ गया, ठीक है। जो पोर्ट के ऊपर कस्टम ड्यूटीज लगी हैं, ठीक है, जो पोर्ट के ऊपर जो है वो आपके वॉरफेज के खर्चे हैं, ड्यूटीज, डिफरेंट किस्म की डॉक चार्जेस होते हैं आपके, लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा होता है आपका, एक्साइज ड्यूटीज होती हैं आपकी, ठीक है। डिफरेंट किस्म की ड्यूटीज लग जाती हैं इसके ऊपर। तो ये जितने भी सारे के सारे खर्चे हो जाते हैं ना, जो चीज़ को मंगवाने में लग रहे होते हैं आपके, ठीक है, ये सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। और जो आपकी गोदाम तक चीज़ आनी है, ठीक है, अब साउथ अफ्रीका से लेके फॉर एग्जांपल आपका गोदाम जो है वो इस्लामाबाद में, ठीक है। साउथ अफ्रीका से लेके पोर्ट से माल आया, पोर्ट से फिर पाकिस्तान पोर्ट पे आया, पाकिस्तान पोर्ट से फिर इस्लामाबाद आपके गोदामों तक आया। साउथ अफ्रीका फैक्ट्री से लेके आपके, आपका गोदाम जो इस्लामाबाद में, वहां तक जब माल पहुंचने तक जितने खर्चे लग जाएंगे सारे के सारे डायरेक्ट, ठीक है। अब उसमें बहुत सारे खर्चे हैं और जो हम आगे बढ़ेंगे तो, ठीक है। ये देखें जी आपके जो खर्चों की पूरी लिस्ट है, कार्टेज वगैरह का, किराया वगैरह का, फ्रेट जो भी किराया होता है, ठीक है। वेजेस जो है, आपने मजदूरों से फैक्ट्री में काम करवाया, वो खर्चा, मजदूरों को वेजेस या सैलरीज दी है आपने, वो खर्चा, ठीक है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, अगर क्वेश्चन में लिखा हो वेजेस एंड सैलरीज, तो आप उसको वेजेस ही कंसिडर करेंगे। वेजेस हमारा जो दिहाड़ीदार मजदूर होते हैं ना, उसको जो हम पैसे देते हैं शाम को, ठीक है, 500 1000 रुपया या 1500, वो आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में सैलरीज पहले लिखा हो, तो सैलरीज को फिर आपने जो है ना, ये फिर आपने इनडायरेक्ट एक्सपेंस को ट्रीट करना है, ठीक है। अगर पहले वेजेस लिखा है इसको डायरेक्ट ट्रीट करें, अगर पहले सैलरीज लिखा है तो उसको हम इनडायरेक्ट ट्रीट करेंगे। क्योंकि सैलरी अगर अलग अलग देखें ना, तो वेजेस आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, सैलरीज आपका इनडायरेक्ट है। क्योंकि फैक्ट्री में जो मजदूर काम कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, उनको हम वेजेस पे करते हैं। सैलरीज, अब वेजेस होती है दिन की होती है, डेली की होती है वेजेस, ठीक है। लेकिन सैलरीज पूरे मंथ की होती है, ठीक है। तो सैलरीज हमारा इंटरेक्ट एक्सपेंस है, ये हम बेसिकली अपने अकाउंट ऑफिसर्स वगैरह को, जो हमारे ऑफिस में काम करने वाले एम्प्लॉय होते हैं, उनको दे रहे होते हैं महीने बाद सैलरी। वेजेस हम दिहाड़ीदार मजदूर को देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। आउटस्टैंडिंग वेजेस, अगर कोई वेजेस बकाया अदा करने वाली हैं, एडजस्टमेंट भी बात होगा क्वेश्चन में आती है, ट्रायल बैलेंस में लिखा होगा। बेसिकली आपने क्वेश्चन करना है ट्रायल बैलेंस को देख के, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में लिखा हो जी वेजेस 500 है, लेकिन नीचे एडजस्टमेंट में लिखा हो कि 1000 रुपये अभी मजीद देने वाला है, तो जो 1000 रुपये मजीद मजदूरों को देने वाला है, वो भी आप एक्सपेंस में शुमार करेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस लिख के, ठीक है। ये एडजस्टमेंट है, ये नेक्स्ट चैप्टर एडजस्टमेंट वाला है, उसको भी हम बात करेंगे। उसके बाद रेलवे के, अगर आपने रेलवे के थ्रू माल मंगवाया तो उसके चार्जेस होंगे। लैंडिंग एंड वॉरफेयर चार्ज, के आपके पोर्ट के ऊपर जो चार्जेस होते हैं, ठीक है, तो वो चार्जेस हैं। वेयर हाउसिंग, पोर्ट के ऊपर आपने माल रखवाया जहाँ पे, ठीक है, वेयर हाउस में रखवाया माल, ठीक है, उसके चार्जेस हैं। क्योंकि पोर्ट पे जब माल आ जाता है तो वहाँ पे वेयर हाउसेज होते हैं, उनमें माल रखवाया जाता है, ठीक है। तो वो चार्जेस आपके क्लियरेंस के हवाले से चार्जेस हैं, ठीक है। उसके बाद पोर्ट माल क्लियर करवाया जाता है, उसके चार्जेस हैं ये। वेयर हाउस वगैरह के चार्जेस आते हैं आपके, ठीक है। आपने गोदामों वगैरह में वेयर हाउसेज में माल रखवाया, उस पर जो पर डे आपको चार्जेस पड़ते हैं, पोर्ट पे अगर आप माल रखवा रहे हैं तो पर डे वो आपसे चार्ज करते हैं, ठीक है, जितने दिन भी आपका माल पड़ा रहे। क्लियरेंस के चार्जेस होते हैं आपके, ठीक है, माल को क्लियर करवाना पड़ता है। क्लियरेंस से मुराद क्या है कि जितने भी आपके चार्जेस हैं, जितनी भी आपकी ड्यूटीज़ हैं, ठीक है, वो आपको अदा करनी पड़ती हैं, ठीक है। देन आप अपना माल जो है उसे छुड़वा सकते हैं, ठीक है। कस्टम क्लियरेंस अथॉरिटीज़ होती हैं आपकी, कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह आपको उनको पे करनी पड़ती हैं। कस्टम कलेक्टर्स होते हैं आपके, ठीक है। तो सारी ड्यूटीज़ अपने अपने जितने आपके बनते हैं चार्जेस, उनको जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे तो आपका माल क्लियर नहीं होगा। वो सारे के सारे जो चार्जेस हैं वो क्लियरेंस चार्जेस हैं। डॉग चार्जेस वगैरह, कुछ कटाई वगैरह के चार्जेस होते हैं, ठीक है।
इंपोर्ट ड्यूटी होती है, एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी है, ऑक्ट्रॉइड ड्यूटी, ये सारी किस्म की ड्यूटीज़ हैं जो पोर्ट पे लग रही होती है। ठीक है, जब आप पोर्ट से स्पेशली माल उठाते हैं तो उस वक्त आपको सारी ड्यूटीज फेस करनी पड़ती है। बहरहाल आपने ये देखना है, अगर कोई भी किसी किस्म की ड्यूटी अगर पेपर में आती है, क्वेश्चन में आती है ना, वो आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं आएगी। ठीक है, मोटिव पावर से मुराद कोई गैस, इलेक्ट्रिसिटी या ऑयल वगैरह का खर्चा जो आपका लग रहा है, ठीक है, ये आपकी मोटिव पावर के हवाले से, ये भी आपका ज़ाहिर बात है इस तरह के खर्चे फैक्ट्री में हो रहे होते हैं। ठीक है, फैक्ट्री में गैस का इस्तेमाल है, ऑयल का, ठीक है, और वाटर का, फ्यूल का, पावर वगैरह का इस्तेमाल, एनर्जी जो इस्तेमाल हो रही होती है, ये इस तरह की जो एक्सपेंसेस है ये फैक्ट्री में होते हैं, लिहाजा ये डायरेक्ट। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस चीज़ों को बनाने के चार्जेस हैं, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस जो आप अपने मजदूरों वगैरह को दे रहे हैं, प्रोडक्टिव वेजेस जो हैं, ये भी आपकी वेजेस की किस्म है, ठीक है, मजदूरों को आप दे रहे होते हैं। उसके बाद फैक्ट्री का रेंट। अच्छा, रेंट के हवाले से आपने एक चीज़ देख ली, रेंट आपके दो तरह के हो सकते हैं। ठीक है, एक आपका रेंट फैक्ट्री का हो सकता है, एक आपका रेंट हो सकता है जी आपका ऑफिस का, शॉप का रेंट हो सकता है। ठीक है, तो दोनों रेंट में आपने कंफ्यूज नहीं होना। अगर तो वो रेंट खाली लिख देता है तो खाली रेंट को हम जो है वो इनडायरेक्टली समझेंगे, लेकिन अगर वो रेंट लिख देता है, फैक्ट्री का रेंट लिख देता है, फैक्ट्री का रेंट है, तो फिर ये हमारे डायरेक्ट है, क्योंकि फैक्ट्री के खर्चे में शामिल हो गए। फैक्ट्री रेंट्स है, फैक्ट्री को इंश्योरेंस है, तो ये हमारे डायरेक्ट में है। उसके बाद स्टोर कंज्यूम है, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स है, ठीक है, ग्रीस है, कॉटन है, जूट, पेस्ट वगैरह, ये सारे के सारे जो है वो फैक्ट्री के हवाले से चीज़ें हैं, ये फैक्ट्री के एक्सपेंसिव है। रॉयल्टी पेड की एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, रॉयल्टी पेड से मुराद क्या होता है, जैसे कि मैं आपको मिसाल दूँ, आपने कोई पेटेंट लिया हुआ है, या फॉर एग्जांपल हम जुनैद जमशेद की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब वो खुद तो हयात नहीं है, लेकिन उसका नाम चल रहा है, उसका नाम लोग यूज़ कर रहे हैं, लोगों ने उससे ख़रीदा हुआ है, तो जुनैद जमशेद की फैमिली को हर साल रॉयल्टी पे की जाती है। ठीक है, और क्योंकि उनका नाम यूज़ हो रहा है, इस हवाले से अगर बिजनेस में आप जो है किसी का नाम वगैरह यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसको रॉयल्टी पे कर रहे हैं, तो वो भी इसमें शामिल की जाएगी। ठीक है, प्रोडक्ट की कॉस्ट में शामिल की जाएगी आपने, क्योंकि रॉयल्टी भी आप एक तो आप चीज़ों को बनाने में खर्चा आ रहा है आपका। ठीक है, दूसरा खर्चा जो है आप जिसका नाम यूज़ करके चीज़ बना रहे हैं उसको भी तो आपने पे करना है ना, तो वो जो आपने रॉयल्टी पे करनी ना उसको जिसका नाम यूज़ कर रहे हैं आप, वो खर्चा भी आपने प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड करना है, तो फिर आपने फाइनल प्राइस सेट करनी, तो लिहाजा ये भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस में शुमार हो गया। रॉ मटेरियल है, कॉटन के हवाले से ऑयल सीड्स वगैरह, ठीक है, ये आपका एक्सपेंस आ सकता है। तो इस तरह के सारे एक्सपेंसेस आपने देख लिए। अब इन शॉर्ट आपने बस ये याद रखना है कि प्रोडक्शन एक्टिविटीज से रिलेवेंट जितने खर्चे हैं, और जो आपकी फैक्ट्री है, फैक्ट्री से लेके दो हेड मैंने आपको बताया, एक जो प्रोडक्शन एक्टिविटी से ताल्लुक रखते हैं वो सारे डायरेक्ट है, और दूसरा मैंने हिंट आपको बताया कि आपकी फैक्ट्री से लेके आपके सेलिंग पॉइंट तक जब तक माल पहुंच नहीं जाता है, ठीक है, तो दरमियान में जितने भी खर्चे होंगे, अब वो पोर्ट से चीज़ आ रही है, उसके पोर्ट के ऊपर बेच बा खर्चे होते हैं, ठीक है, यहाँ पे थोड़े लिखे हैं, इससे भी ज़्यादा होते हैं, जितने भी खर्चे होते हैं, और माल उसके बाद गोदामों तक आना है। ठीक है, इस दौरान इस प्रोसेस में जितने खर्चे हो जाते हैं सारे के सारे आपके डायरेक्ट में आए, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस की डेफिनेशन। इसके बाद हम डायरेक्ट इनकम्स की बात कर लेते हैं। डायरेक्ट इनकम्स क्या है, बेसिकली मेन जो बिजनेस का रेवेन्यू है, जो डायरेक्ट जो हमें रिसीविंग हो रही है बिजनेस में, वो क्या है, सेल से हो रही है। ठीक है, तो सेल बिजनेस का मेन रेवेन्यू है, यही हमारी डायरेक्ट इनकम। ये आपकी क्रेडिट साइड है ट्रेडिंग अकाउंट की। ठीक है, यहाँ पे सेल्स आएगी, और सेल में से कुछ रिटर्न्स हो गई हैं, हमें हम चीज़ें बेची हमें वापस आ गई हैं। ठीक है, तो जो रिटर्न्स हैं वो इसमें से क्या कर दी जाएंगी, लेस कर दी जाएंगी। ठीक है, रिटर्न फ्रॉम कस्टमर भी कह सकते हैं, सेल रिटर्न भी कह सकते हैं, ठीक है, रिटर्न फ्रॉम डेटर्स भी कह सकते हैं, रिटर्न वैल्यू ऑफ एसेट बट नॉट डिस्पैच। रिटर्नेबल वैल्यू, बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि रिटर्नेबल वैल्यू होती है लेकिन बट नॉट डिस्पैच। ठीक है, तो इसके हवाले से एक पूरा स्टैंडर्ड है कि आपने कब सेल को रिकॉर्ड करना है, रेवेन्यू रिकग्निशन के हवाले से पूरा एक स्टैंडर्ड है। उस स्टैंडर्ड के मुताबिक ये कहा जाता है कि जब आप अपना माल डिलीवर कर दें, ठीक है, डिस्पैच कर दें, ठीक है, और जब जो खरीदार है, जो बायर है, उसकी प्लेस पे पहुंच जाए, ठीक है, तो फिर आपने जो है अपना रेवेन्यू जो है उसको रिकग्नाइज करना है। ठीक है, तो ये आपका एक रूल है, एक स्टैंडर्ड अकाउंटिंग का, उसके अकॉर्डिंग हम इस वक्त जो है देखिए ना, इसमें प्रोसेस तो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि आपने ऑर्डर रिसीव किया, क्या उस वक्त सेल रिकॉर्ड कर लें,
या जब आप पैसे रिसीव करेंगे सेल के उस वक्त सेल रिकॉर्ड करें, ठीक है, या आपने जो है माल जब डिस्पैच किया उसमें का सेल रिकॉर्ड करें। तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि आप जब माल को डिस्पैच कर दें ना, जब कस्टमर के पास माल पहुंच जाए तो फिर आप सेल रिकॉर्ड कर सकते हैं, जब आपने डिस्पैच कर दी, ठीक है, क्योंकि उस वक्त जो है वो आपने गुड्स को ट्रांसफर कर दिया, आप जो गुड्स किसके कब्जे में आ गई, कस्टमर के पास आ गई, ठीक है, तो अब आप अपनी सेल को, अपने रेवेन्यू को रिकग्नाइज कर सकते हैं। बेशक आपको भी पैसे नहीं मिले लेकिन आप सेल रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे आएगा, जिस तरह से ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे आया था, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, इसको एंडिंग इन्वेंट्री भी कह सकते हैं। और इसके अलावा जो स्टॉक हमारा फायर हो गया, ठीक है, या आग से जल गया है, बाय लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, ठीक है, आग से हमारी कुछ चीज़ें जल गई हैं तो वो भी यहाँ पे आएंगे। देखें, हमने यहाँ पे सिर्फ वही एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने हैं जितनी की चीज़ें हमने सेल, जो चीज़ें हमने सेल की उन्हीं का एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है। मिसाल के तौर पर आपने चीज़ें जो है वो 20 चीज़ें सेल की, 20 चीज़ें सेल की, तो क्या हम इधर 20 चीज़ों का खर्चा रिकॉर्ड करें या हम 21 चीज़ों का खर्चा रिकॉर्ड करें तो रीजनेबल होगा? ज़ाहिर बात है, जितनी चीज़ें आपने से 20 चीज़ें सेल की तो आपको 20 चीज़ों का ही खर्चा रिकॉर्ड करना है। अगर आप 21 चीज़ों का खर्चा रिकॉर्ड करेंगे तो आप जो है वो सही मतलब बैलेंस तक नहीं पहुंच सकते। क्यों? देखें, हुआ क्या यहाँ पे, आपके पास टोटल 21 चीज़ें थी, ठीक है, लेकिन उसमें से एक चीज़ जो है वो जल गई है, ठीक है, अब आपने बकिया 20 चीज़ें सेल की हैं, तो आपको चाहिए कि यहाँ पे जो एक चीज़ का खर्चा ज़्यादा डला हुआ है उसको माइनस करें। तो उसको माइनस कैसे करेंगे, उसको हम इस तरह से साइड पे ले आएंगे ताकि जो है ना वो खर्चा इधर ना पड़े, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा चीज़ है उसको हम यहाँ पे ले आएंगे, क्योंकि ये जो एक चीज़, ये जो चीज़ जल गई है वो सेल तो नहीं ना हुई, जो चीज़ हमारी जल गई है स्टॉक में से निकल गई वो सेल तो नहीं हुई हमारी, तो लिहाजा हम उसको एक्सपेंसेस में भी नहीं लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे बेसिकली कंपैरिजन हो रहा है कि जितनी चीज़ें सेल हुई हैं उन्हीं का खर्चा रिकॉर्ड किया जाए। सिंपल हम बात करते हैं, आपने अगर किसी को 20 मार्कर सेल किए हैं तो 20 मार्कर अगर सेल किए तो 20 मार्कर के खर्चा रिकॉर्ड करेंगे तब आप सही प्रॉफिट निकाल सकेंगे। अगर मार्कर आपने 20 सेल किए हो, पर्चा आपने 21 का रिकॉर्ड कर दिया, 22 का रिकॉर्ड कर दिया, तो फिर आप सही प्रॉफिट निकाल नहीं सकते। यही रीज़न है कि जो चीज़ें हमने यहाँ पे सेल की हैं सिर्फ उन्हीं का खर्चा हम रिकॉर्ड करते हैं। उसके अलावा अगर कोई चीज़ को जल गई है, कोई फायर हो गई है, कोई चोरी हो गई, उसका खर्चा यहाँ पे हम रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है, उसको हम, अगर कोई चीज़ जल गई तो उसको हम यहाँ पे ले आएंगे। हाँ, अगर कोई चीज़ चोरी वगैरह होगी इसका फिर उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाते हैं, वो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाते हैं। पर अगर डायरेक्टली कोई हमारी आग लगने से कुछ स्टॉक हमारा ज़ाया हो गया, ठीक है,